गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम उत्सर्जी पदार्थ एवं उसके निष्कासन के अंतर्गत है ना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका क्या, ऑर्निथिन चक्र के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मनुष्य में प्रमुख जो उत्सर्जी अंग जो होता है वो क्या है, आपका वृक्क या किडनी जो है होता है, जिसके द्वारा क्या होता है हमारे शरीर में उपस्थित जो हानिकारक जो पदार्थ होता है उसे शरीर से बाहर जो है निष्कासित जो है किया जाता है। अब ये जो है निष्कासन जो है किस क्रिया के माध्यम से होता है ना, इसे चक्र के रूप में समझते हैं कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है जो हमारे शरीर को नुकसान जो है पहुंचा सकता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में देखना एक विशेष अंग होता है ना, जिसको हम यकृत या फिर लीवर जो है कहते हैं। तो यकृत में क्या होता है, हानिकारक जो पदार्थ है अमोनिया है ना, उसका निर्माण होता है और इस अमोनिया को है ना किसमें कन्वर्ट किया जाता है, आपका यूरिया के रूप में इसको कन्वर्ट किया जाता है। और ये यूरिया जो होता है हमारे शरीर में है ना मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर जो है निष्कासित किया जाता है। तो आइए हम इस यूरिया निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है ना, इसे हम क्या करते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं और कैसे अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित जो है किया जाता है। तो जैसे कि देखेंगे कि जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा जो है प्राप्त होती है ना। इसके पहले क्लासेस में भी आप लोग ने पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलिसिस चक्र के बारे में, क्रेब्स चक्र के बारे में है ना। तो देखेंगे जैसे ग्लाइकोलिसिस चक्र में क्या होता है, पैरविक अम्ल का जो निर्माण जो है होता है ना, तथा अमोनिया बनने के साथ में है ना जो प्रक्रिया जो होती है, बनने की जो प्रक्रिया होती है तो यकृत की कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, जो पैरविक अम्ल है या अमोनिया का जो निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है कहाँ से होता है, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं है ना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, उसके द्वारा होता है। ठीक है, तथा ये जो है क्या होता है, एक ऑक्सीडेटिव डीमिनेशन जो है कहलाता है। सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी जो है क्रेब्स और हेंसिलेट नामक वैज्ञानिक ने मतलब प्रस्तुत किया था, या इसके बारे में उन्होंने बतलाया था। तो यूरिया निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है एक प्रकार की क्या होती है, जटिल प्रक्रिया होती है और ये जो है यकृत की कोशिकाओं में क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है, और इसमें ऑर्जिजिनेज है ना की मुख्य भूमिका जो है होती है। इस चक्र को क्रेब्स हेंसिलेट या फिर ऑर्निथिन ऑर्निजिन है ना चक्र के नाम से इसको जाना जाता है ना, चक्र के नाम से इसको पहचाना जाता है। तो इस क्रिया का जो प्रारंभ है ना यकृत की कोशिकाओं से मतलब होता है। और आइए हम इसको देखते हैं कि यह जो है किन किन चरणों में जो है पूर्ण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यकृत की जो कोशिकाएं जो होती हैं है ना, यकृत की कोशिकाओं में जो CO2 अणु जो है एक प्रकार से क्या होता है, आपका बायोटिन द्वारा क्या होता है, सक्रिय होता है ना। एक प्रकार से क्या होता है, ये सक्रिय होता है या फिर एक्टिव होता है। और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इस प्रक्रिया में 2 ATP अणुओं का क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग जो है किया जाता है, जिससे वो जो है ना उपयोग करके क्या होता है अमोनिया में मतलब इसको अमोनिया के साथ में मतलब क्रिया जाता है ना, क्रिया जो है किया जाता है। तथा क्या होता है आपका कार्बेमाइल फास्फेट में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट जो है हो जाता है। तो आइए इसे हम चक्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि यकृत की कोशिकाओं में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो CO2 जो रहता है एक बायोटिन पदार्थ के रूप में रहता है और ये जो है क्या करता है, आपका ये जो CO2 जो होता है ये जो है इसमें क्या होता है 2 ATP ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये 2 ATP ऊर्जा को यूज करके ये जो ऊर्जा है ना किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2 ADP में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है ना अमोनिया से संयुक्त होकर के क्या बनाता है, कार्बेमाइल फास्फेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित जो है हो जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, जो कार्बेमाइल जो फास्फेट जो होता है ना, कार्बेमाइल जो फास्फेट जो होता है ये जो है कोशिका में उपस्थित होता है और क्या करता है, ये ऑर्निथिन के साथ में क्या होता है आपका संयुक्त होकर के है ना, संयुक्त होकर के किसमें परिवर्तित हो जाता है, आपका सिट्रुलिन में क्या हो जाता है, परिवर्तित जो है हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपन क्या देखें, ये जो कार्बेमाइल जो फास्फेट जो रहता है ये जो है कोशिकाओं में उपस्थित है ना
आपका ऑर्निथिन के साथ में है ना संयुक्त होकर के क्या बना लेता है, ये सिट्रुलिन में परिवर्तित जो है हो जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखेंगे जो सिट्रुलिन जो होता है, ये जो सिट्रुलिन जो होता है इसमें यहाँ पर भी मतलब क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है सेल्स में, है ना। तो ये एटीपी का उपयोग करके ये जो है क्या करता है आपका एएमपी में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप लोग सभी को मालूम है एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और एएमपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाता है। और आईपी का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो सिट्रुलिन जो होता है, जो कोशिकीय ऊर्जा जो होती है यानी कि एटीपी जो होता है, इसमें है ना क्रिया करके क्या कर लेता है, एक स्पार्टिक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, आपका स्पार्टिक एसिड का निर्माण जो है कर लेता है। आगे आप देखेंगे इसके फलस्वरूप यहाँ पर आप देखेंगे कि OAA है ना, शॉर्ट फॉर्म है ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है इसका नाम, है ना। तो ये जो है मतलब क्या होता है, स्पार्टिक एसिड से मतलब है ना क्रिया कर लेता है। कौन, सिट्रुलिन जो है एटीपी ऊर्जा का उपयोग करके स्पार्टिक एसिड का यूज कर लेता है ना, या क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण जो है कर लेता है। यह ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो है एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम है ना, क्या, ऑर्जिजिनोजोसक्सेनिक एसिड, ऑर्जिजिनोजोसक्सेनिक के साथ में है ना सक्रिय होकर के, है ना, सक्रिय होकर के क्या कर लेता है, एक प्रकार से ये जो है ना क्या कर लेता है, उत्प्रेरित होकर के ऑर्निथिन है ना, ऑर्जिनिन में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट जो है हो जाता है ना। ऑर्निथिन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ इस क्या बना लेता है, फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण जो है कर लेता है, ठीक है। क्या बोले मैंने कि सिट्रुलिन जो है एटीपी का यूज करके स्पार्टिक एसिड के साथ में क्रिया करके क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। और जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो होता है आपका ऑर्जिनोसक्सेनिक एसिड के साथ में है ना क्रिया करके क्या बनाता है, आपका ऑर्जिनिन का निर्माण कर लेता है। साथ ही साथ फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण जो है करता है। इसके पश्चात आप देखेंगे अंत में ये जो ऑर्जिनिन जो होता है ना, ये इसमें मतलब जल के अणु का मतलब उपयोग जो है किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्जिनिन जो होता है आपका ऑर्निथिन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट जो है हो जाता है। और जिसके फलस्वरूप क्या होती है, यूरिया का निर्माण होता है। और ये जो यूरिया जो होता है हमारे है ना मूत्र में मतलब मौजूद होता है। और ये जो है समय समय पर हमारे शरीर से बाहर क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित जो है कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से है ना यह जो पूरा चक्र है ना, क्या बता रहा है आपका, एक चक्र जो है पूरा कंप्लीट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन चक्र या ऑर्निजिन चक्र जो है के नाम से जाना जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में है ना क्या हो रहा है कि यकृत जो होता है वो हमारे शरीर में उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ जो होता है अमोनिया, इसको किसमें कन्वर्ट करता है, यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। और जिससे ये मूत्र के साथ में इसको हम क्या कर देते हैं, त्याग जो है कर देते हैं, है ना। जिससे हमारा जो रुधिर परिवहन का जो कार्य है ना सुचारू रूप से मतलब चलते रहता है। किसी भी प्रकार से हमारे जो अंग होते हैं उसको नुकसान जो है नहीं होता है। और यह चक्र जो है निरंतर क्या होते रहता है, चलते रहता है। यूरिया से मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो वृक्क में होती है। किसमें होता है, वृक्क में होते हैं। और यह जो है एक अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है वो 3 पदों में पूर्ण होता है, ठीक है। तो इस मुख्य जो टॉपिक है हमारा क्या है आपका, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है कितने पदों में पूर्ण होता है, 3 पदों में पूर्ण होता है, ठीक है। पहला जो पद जो होता है ना वो होता है आपका क्या, अति सूक्ष्म क्षरण, ठीक है। दूसरा जो होता है ना क्या होता है आपका दूसरा, पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण। और तीसरा जो होता है आपका विश्रामण,
तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको, अति सूक्ष्म छनन को। जैसा कि इसके पहले मैंने आप लोग बताया था किसके बारे में, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। किसके बारे में बताया था आपको, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। तो नेफ्रॉन की संरचना दो भागों से मिलकर बना होता है, एक आपका बोमन संपुट और दूसरा स्रावी भाग। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, बोमन संपुट होता है या बोमन कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अंदर में सबको ज्ञात है ये ग्लेमेरुलस होता है। क्या होता है आपका, ग्लेमेरुलस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो अति सूक्ष्म छनन का जो कार्य जो होता है ना, वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन का जो पहला जो भाग होता है क्या कहलाता है, बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल कहलाता है। अब इसी में देखना, बोमन कैप्सूल के अंदर में क्या होता है, कोशिकाओं का एक जाल जो है ऐसे बिछा होता है ना, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्लेमेरुलस या फिर केशिका गुच्छ जो है कहा जाता है। और इसी के द्वारा मतलब क्या होता है, रुधिर छनन का कार्य जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो ग्लेमेरुलस जो होता है एक प्रकार से क्या करता है, आपका छन्ने का कार्य करता है। क्या करता है, आपका छन्ने का कार्य करता है। और इसमें क्या होता है, जिसमें मतलब क्या होता है, जैसे छन्ने का कार्य करता है, लेकिन किस चीज़ का, हमारे शरीर में क्या होता है, एक द्रव पदार्थ जो है निरंतर बहते रहता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रुधिर या रक्त के नाम से हम जानते हैं। तो रक्त में क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन पदार्थ जो है मतलब पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, छनन की प्रक्रिया जो है होता है ना, इसी के द्वारा क्या होता है, छनन की प्रक्रिया जो है होता है। तो हमारे शरीर में जो रुधिर जो होता है उसको छानने का काम जो है कौन करता है, ग्लेमेरुलस या फिर केशिका गुच्छ के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस ग्लेमेरुलस के द्वारा प्रोटीन के क्या होता है, आपका छोटे जो अणु जो होते हैं है ना, वो छन जाते हैं, लेकिन बड़े अणु जो है क्या होते हैं, रह जाते हैं, है ना। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, आपका डायलिसिस जो है मतलब कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि है ना, प्रोटीन की अणुओं को क्या करता है, ये छानने का काम करता है। तो उपयोगी जो पदार्थ जो होते हैं हमारे जो रक्त जो वाहिनियाँ हैं, तो धमनी और सिरा होता है। तो जो रक्त वाहिनियाँ जो होती है ना कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये जो है क्या होता है, जो पोषक जो तत्व होते हैं उसको क्या कर देते हैं, हमारे धमनियों तक मतलब पहुंचा दिया जाता है, जिससे वो हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है। लेकिन जिसमें बचा हुआ जो अवशेष जो पदार्थ जो होता है ना, वो क्या करता है, आपका छनने के पश्चात वो जो है क्या कर लेता है, आपका संग्रह नलिका में जाकर एकत्रित हो जाता है। और ये जो है ना, क्या होता है, आपका समय समय पर हमारे शरीर से उत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से बाहर निष्कासित किया जाता है। तो आपको अति सूक्ष्म छनन में क्या बताना है कि वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का जो पहला भाग होता है वो बोमन कैप्सूल कहलाता है। बोमन कैप्सूल के अंदर में क्या होता है, आपका केशिका गुच्छ पाया जाता है, जो कि क्या करता है, रुधिर छनन का कार्य करता है। रुधिर में बहुत सारे क्या होते हैं, है ना, आपका यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर आपका क्या होता है, लवण, ग्लूकोज इत्यादि जो है मतलब पाए जाते हैं। तो इन सभी का क्या किया जाता है, पर रुधिर छनन का कार्य जो है किया जाता है। इसमें दो धमनी का जो है मतलब क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, एक आपका क्या होता है, अपवाही होता है, और एक आपका कहना चाहिए अभिवाही होता है। ठीक है, तो एक जो धमनिका जो होती है ना, क्या करती है, आपका मतलब लाने का कार्य करती है, और दूसरा जो है क्या करता है, इसको बाहर निकालने का काम करता है ना। तो जैसे कि ये जो आपका क्या है, अम्फ्रेंट है ना, और एक आपका इन्फ्रेंट रहता है। तो अम्फ्रेंट जो है यानी कि है ना, ये क्या करता है, रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने का काम करता है। यहाँ छलने के पश्चात में एक जो है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम जो है करता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, बोमन संपुट के अंदर में अति सूक्ष्म छनन का कार्य जो है किया जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे पुनः अवशोषण के बारे में। जब क्या होता है, आपका रुधिर छनन का कार्य जो है मतलब हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो पुनः अवशोषण की प्रक्रिया जो है ना, वृक्क नलिकाओं के द्वारा मतलब होता है ना। इसमें मतलब नेफ्रॉन्स का दूसरा भाग जो है कार्य करता है। जैसे नेफ्रॉन को आगे की ओर अगर ले जाते हैं ना, तो इस प्रकार से मतलब संरचना जो है तैयार होगा, ये। ठीक है, ये तो ये वाला यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपका स्रावी भाग कहलाता है। स्रावी भाग जो है तीन भागों में बटा है, एक समीपस्थ कुंडलित नलिका
हैनले, कलु और एक आपका संग्रह नलिका है ना। स्रावी भाग जो ये 3 भागों से मतलब मिलकर बना हुआ है। इसके बाद देखेंगे जो ग्लोमेरुलस के बाद में है ना, छनन के पश्चात में इसमें वर्ज्य या फिर उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं है ना, उसमें भी अनेक प्रकार से क्या होते हैं, पोषक पदार्थ जो है मतलब पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, लवण है ना, ये सभी जो है हमारे रुधिर में उपस्थित होता है। तो इन्हें पुनः हमारे जो वृक्क नलिकाएं जो होती हैं है ना, वो जो है क्या करती हैं, रीनल धमनिका या फिर रीनल जो सिरा जो होती है ना, इसमें एक प्रकार से मतलब पूरी तरह से जाल जो है मतलब बिछा हुआ होता है और इनके द्वारा उपयोगी पदार्थों को पुनः क्या किया जाता है, अवशोषित जो है किया जाता है। तो लगभग इस अवस्था में मतलब 90% जो पानी की जो मात्रा है उसका मतलब अवशोषण जो है हो जाता है और द्रव में है ना, जो द्रव में जल और यूरिया और कुछ आपका विलयित जो लवण यानी कि घुलनशील लवण होते हैं, और यह जो है क्या कहलाता है, मूत्र कहलाता है, और जो समय समय पर शरीर से बाहर जो है विसर्जित जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है कि पुनः अवशोषण का मतलब क्या होगा कि नेफ्रॉन्स का दूसरा भाग क्या है आपका, स्रावी भाग। ठीक है, तो ये स्रावी भाग में क्या होता है, रुधिर छनन करने के पश्चात भी कई प्रकार के उसमें पोषक तत्व जो है मौजूद होते हैं, जिससे क्या होता है, जो वृक्क जो नलिकाएं होती है उसमें धमनी और सिरा का बहुत सारा मतलब जाल जो है बिछा होता है, जिसे हमारे सिराओं के द्वारा या धमनिकाओं के द्वारा उसको पुनः अवशोषित जो है किया जाता है और कोशिकाओं तक उसको पहुंचा दिया जाता है। शेष जो बचा अवशिष्ट पदार्थ यानी मूत्र जो होता है वो एक द्रव के रूप में उपस्थित होता है, जिसे उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर निष्कासित किया जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं आपका श्रावण है ना। श्रावण में है ना, श्रावण में हम यही कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलस जो है ना, रुधिर छनन के पश्चात में उसके बाद उसमें आवश्यक जो पोषक पदार्थ है उसका पुनः अवशोषण करने के पश्चात है ना, वृक्क जो नलिका है की दीवार में है ना अवशोषित कर लेती हैं, और करने के पश्चात में कुछ हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ वर्ज्य पदार्थ जो है मौजूद होते हैं है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। और मूत्र जो है पीले रंग का होते हैं, और पीले रंग की उपस्थिति का कारण क्या होता है कि इसमें एक प्रकार से क्या होता है, यूरोक्रोम वर्णक जो है मतलब मौजूद होता है, जिसके कारण से हमारा मूत्र जो है कैसा होता है, पीले रंग का होता है। और ये जो है क्या होता है, पीले रंग का मतलब दिखाई देता है मूत्र है ना, तो ये एक गाढ़े द्रव के रूप में मौजूद होता है, हमारे मूत्राशय में मौजूद होता है, जो समय समय पर क्या करते हैं, हमारे शरीर के द्वारा बाहर इसको निष्कासित जो है किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, जो यकृत में है ना अमोनिया निर्माण की प्रक्रिया और किस प्रकार से हमारे शरीर में उसका उत्सर्जन किया जाता है, और उसी क्रम में है ना हमने क्या पढ़ा, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। धन्यवाद।